कि दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। राजस्थान के झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों की स्कूल में मौत हो गई। माता पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए न जाने क्या क्या सपने सजाए होंगे, लेकिन कातिल सिस्टम ने उन सपनों का कत्ल कर दिया। स्कूली छात्रों की मौत पर सियासत गर्म है, लेकिन सवाल यह है कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आज जनहित में हम हादसे के तमाम जिम्मेदार चेहरों को बेनकाब करने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के सामने आई है, वो ये बता रही है कि सरकार बच्चों की मौत को लेकर किस तरह से संवेदनहीन है। चिता की आग जल ही रही थी कि मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत सत्कार भी होने लगा। पूरी खबर रखेंगे आपके सामने और मंत्री जी को खुद पर थोड़ी शर्म आए, विश्लेषण भी इस बात का करने वाले हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित की खबर आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। जयपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर है राजस्थान का झालावाड़, और इसी झालावाड़ के पीपलोदी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 7 बच्चों की मौत स्कूल की छत गिरने से हो गई। मासूम स्कूल में पढ़ाई करने गए थे, क्लासरूम में पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। मां बाप ने उम्मीदों के साथ इन नौनिहालों को स्कूल भेजा था, लेकिन वहां से उनकी मौत की खबर सामने आई। पूरा देश ये जानना चाहता है कि बच्चों की मौत का कौन है जिम्मेदार। किसकी लापरवाही ने मासूमों की जान ले ली? सरकार की लापरवाही ने, जिला प्रशासन की लापरवाही ने, या फिर स्कूल के शिक्षकों की अनदेखी ने, जिसने बच्चों को मौत के मुंह में धकेला। मासूमों की मौत पर झालावाड़ से लेकर जयपुर तक राजनीति हो रही है। जिन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, वो लोग लीपापोती और एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में जुटे हुए हैं। सिस्टम के इन कातिलों को आज जनहित में हम बेपर्दा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इससे बड़ी संवेदनहीनता दूसरी कोई नहीं हो सकती। पीपलोदी के स्कूल में जिन बच्चों की मौत हुई, उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की फूल माला के साथ स्वागत सत्कार मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने आ गई। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। इनको कायदे से आज झालावाड़ में होना चाहिए था। मासूमों की मौत के जिम्मेदारों से हिसाब लेना चाहिए था। इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। सूबे के जर्जर पड़े 2000 से ज्यादा स्कूलों को लेकर मीटिंग करनी चाहिए थी। अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए थे, लेकिन अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भूलकर मंत्री महोदय मदन दिलावर भरतपुर में फूल माला से अपना स्वागत सत्कार करवाते रहे, गदा की भेंट स्वीकार करते रहे। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। झालावाड़ में मासूमों की मौत की चिता जल ही रही थी और वहां से 500 किलोमीटर दूर भरतपुर में मंत्री एक सार्वजनिक समारोह में मुस्कुराते हुए फूल और माला से अपना स्वागत करवा रहे हैं। इस वीडियो को हम सरकार का असंवेदनशील रवैया मानते हैं। यहां पर जनहित के दर्शकों से मैं पूछना चाहती हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मैं पूछना चाहती हूं कि जिन बच्चों की चिता को जलते हुए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन बच्चों का क्या कसूर था? क्या मंत्री महोदय को आज इस तस्वीर से बचना नहीं चाहिए था? बच्चे के परिवार वाले मंत्री मदन दिलावर की मुस्कुराती तस्वीर को देखकर जरा सोचिए, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। स्वागत सत्कार को लेकर भरतपुर में जब हमारे रिपोर्टर ने इन मंत्री जी से सवाल किया, तो उनका जवाब क्या आया, सुनिए। ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तो काम चालू कर दो। मंत्री मदन दिलावर, आपका सिस्टम और आपकी सरकार कितनी संवेदनहीन है, यह आज पूरा देश देख रहा है। मासूमों की मौत के बाद आपका सिस्टम क्या कर रहा है, यह जनहित के तमाम दर्शकों के सामने है। अब इस सरकार और सिस्टम की पोल खोलते एक और तस्वीर रखते हैं आपके सामने। झालावाड़ में मंत्री और वीआईपी लोगों के दौरे हो रहे हैं, तो आनन फानन में सुबह से अस्पताल तक जाने वाली सड़क बनाई जा रही है, ताकि मंत्री जी को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना ना पड़ जाए। सुबह मंत्री मदन दिलावर घायल बच्चों को देखने इसी अस्पताल में पहुंचे थे। असंवेदनशीलता की इसे हद कहा जाएगा।
मंत्री के लिए सड़क बनाई जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए जर्जर स्कूल को ठीक करने के बारे में किसी को नहीं सूझी। किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिर कौन सी सरकार चला रहे हैं आप। ये कौन सा सिस्टम है जिसे पता नहीं होता कि शिक्षा का मंदिर ध्वस्त हो रहा है। बच्चों की मौत हो गई तब जाकर सरकार के पास जानकारी पहुंची। स्कूलों की हालत जर्जर है, लेकिन उसको दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हादसे पर सिस्टम और सरकार का अभी आपने एक चेहरा भर देखा है। ये एक पक्ष 7 मासूमों की मौत के बाद कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पल्ला झाड़ने की कैसे कोशिश की जा रही है, अब जरा वो समझिए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल का भवन जर्जर है, इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। जिला प्रशासन कह रहा है कि जर्जर भवन की लिस्ट में इस स्कूल का जिक्र नहीं था। गांव वालों का कहना है कि 4 साल से मरम्मत की बात कही जा रही थी। बच्चों का कहना है कि शिक्षक को हादसे से पहले बताया भी गया था कि स्कूल की हालत क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 7 बच्चों को इसी सिस्टम ने मार दिया है। सभी बच्चे 6 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र के थे। स्कूल के 5 शिक्षकों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इस झालावाड़ इलाके की लोकसभा सीट पर 36 साल से वसुंधरा परिवार काबिज है। पहले वसुंधरा खुद सांसद थी, अब उनके बेटे सांसद हैं। आज दोनों पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, उनका हाल जाना, लेकिन इस हादसे ने सरकार और सिस्टम की बुरी तरह से पोल खोली है। विपक्ष मदन दिलावर से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी जब से बने हैं तब से लेकर एजुकेशन को लेकर कोई काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, या बच्चों से पौधे लगवाने में व्यस्त हैं? मैं ये कहना चाहूंगा तो जिम्मेदार उन पे कार्रवाई हो। और शिक्षा मंत्री जो है इसमें अपना इस्तीफा दें, वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। हादसे पर सरकार जहां सवालों के घेरे में है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी के विधायक पुरानी कांग्रेस सरकार पर तोहमत मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कांग्रेस काल जो रहा है उस कांग्रेस काल का भ्रष्टाचार है, जिसमें जिस प्रकार के काम हुए हैं और स्कूल जैसी बिल्डिंग में भी इन्होंने कोई कमी छोड़ दी। नुकसान है कि इनकी खामियां हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। इन पर जांच होगी और जो भी संबंधित इससे संबंध रखने वाले जो लोग थे, बनने अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, उन सब पर कार्रवाई होगी। सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने किया नहीं किया। 1.5 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन आपके पास है, पूरा सत्ता साधन है, फिर भी आप लोगों ने लापरवाही करी और कंप्लेन करने के बावजूद सही समय पर वहाँ पे आपने कदम नहीं उठाया। शिक्षा विभाग के दस्तावेज के मुताबिक स्कूल का निर्माण साल 1994 में हुआ था। तब राज्य में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और जो जानकारी शिक्षा विभाग दे रहा है उसके मुताबिक क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण पंचायत की तरफ से कराया गया था। लेकिन इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगी। क्या शिक्षकों को सस्पेंड कर देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या शिक्षा विभाग के स्थानीय अफसरों को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या बच्चों की मौत के लिए झालावाड़ के डीएम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? मेरा यह मानना है कि महज शिक्षकों को सस्पेंड कर देने से सीएम भजनलाल शर्मा की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री महोदय, आप प्रदेश के सबसे बड़े ओहदे पर हैं। उम्मीदों के साथ आपको नेतृत्व ने प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। यह सरासर लापरवाही का मामला है। जिम्मेदारी आपको तय करनी ही होगी। अब मैं जनहित के दर्शकों को और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान के कुछ स्कूलों की तस्वीर भी दिखा देती हूं, जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि राजस्थान के सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चे कितने खतरनाक स्थिति में पढ़ाई करते हैं। किसी स्कूल की दीवारों में पड़ी दरारें बच्चों में दहशत पैदा कर रही हैं, तो कहीं स्कूल की पूरी इमारत कभी भी ढह जाने का इशारा कर रही है। ज्यादातर स्कूलों की छतें मरम्मत के इंतजार में इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो बुरी तरह से जर्जर हालत में हैं। झालावाड़ के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल की हालत इनसे भी ज्यादा खराब थी। नतीजा यह हुआ कि शुक्रवार को जब स्कूल चल रहा था, उसी वक्त जर्जर हो चुकी छत वहां मौजूद बच्चों के सिर पर जा गिरी, जबकि बच्चे और उनके अभिभावक स्कूल की हालत को देखते हुए लंबे समय से किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे थे, बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। लेकिन ना तो शिक्षा विभाग ने बच्चों के सिर पर लटकती जर्जर छत की सुध ली, ना ही स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने वक्त रहते क्लास में मौजूद बच्चों की ओर ध्यान दिया।
चाहे 1 करोड़ लग जाए, चाहे 2 करोड़ लग जाए, चाहे 5 करोड़ भी लगे, तो मंत्री संतरी एमएलए इनके लिए सब कुछ सुविधा है, लेकिन गरीब आदमी के लिए किसके पास सुविधा नहीं है। चाहे गरीब आदमी मरते मरते पूरा ही मर जाए। भेदभाव होता है गरीब और अमीर में, बहुत भेदभाव होता है। गरीब के कोई ये नहीं है वैल्यू। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि हमें बाहर आने दीजिए। बाहर आने तो कंकर पड़ गया, तो मैडम ने कहीं का कंकर मच्छर ये चौवा पड़ गया, तो बैठ जाओ। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के शिक्षा विभाग की है, क्योंकि ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार स्कूल की इमारत को मरम्मत कराने की मांग की थी। ऐसे में गांव वालों की शिकायत पर अगर शिक्षा विभाग पहले ही चेत जाता और इमारत को खतरनाक घोषित करके वहां बच्चों को जाने से रोक दिया जाता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। ये स्कूल का कैंपस था, अंदरूनी हिस्सा था, पीछे की तरफ 2 कमरे थे। ये जो बाईं तरफ का हिस्सा आप देख रहे हैं, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सारे बच्चे जो भी थे, जिनकी संख्या करीब 40-42 के आसपास थी, बाईं तरफ वाले क्लासरूम में थे। दाहिनी तरफ का जो क्लासरूम था खाली था और क्लासरूम के बाहर बरामदा था। जो 3 टीचर्स थे, 3 टीचर्स बाईं तरफ जहां पर आप देख रहे हैं कि ये शख्स जा रहे हैं छाता लेकर के, यहीं बरामदे में बैठे थे, कुर्सियों पर पोहा खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। बच्चे लगातार शिकायत कर रहे थे कि अंदर कंकड़ गिर रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, हमें बाहर आने दीजिए, लेकिन टीचर्स ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, उन्हें मना कर दिया और उसके बाद हादसा हो गया। शुक्रवार को जब हादसा हुआ उस वक्त स्कूल में टीना और वर्षा नाम की 2 बच्चियां भी मौजूद थीं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में इन दोनों बच्चियों ने बताया कि उन्होंने पहले ही वहां पर मौजूद शिक्षक को बता दिया था कि क्लास की छत से प्लास्टर और कंकर गिर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों ने दोनों बच्चों की बात को नजरअंदाज करते हुए उन्हें डांटकर वापस क्लास में बैठने के लिए कह दिया। सबसे पहले हमने मीना मैडम से और जावेद जी सर से कहा कि सर क्लास में पत्थर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो, तो हमको धमकाकर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम फाटक के वहाँ बैठे थे, जो हम तो बाहर निकल आए और जो बैठे थे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। और टीचर लोग क्या कर रहे थे, कहाँ बैठे थे? वो बाहर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे और हम सब 1 से 8वीं तक पूरी क्लास अंदर बैठी थी। हमारी बात सुन लेते तो इतने मरते नहीं। और हमने कहा कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, जाकर बैठ जाओ। हमको धमकाया और बैठ गए। झालावाड़ हादसे को लेकर एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। इस दुर्घटना के वक्त की स्कूल में ही मौजूद एक छात्र ने बताया कि जब स्कूल की छत से प्लास्टर गिरना शुरू हुआ और दोनों छात्राओं ने शिक्षकों को इसकी जानकारी दी, तब एक शिक्षक ने बच्चों को क्लास में वापस भगा दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। टीना नाम की बच्ची ने बताया था। किससे बताया था? जावेद जी सर। जावेद सर से क्या कहा था? सर कंकर गिर रहे। तो फिर सर ने क्या कहा? नहीं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, तुम अंदर बैठ जाओ। मतलब उसकी बात पे यकीन नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी? नहीं मान। डांट कर कहा था क्या कि अंदर जाओ बैठो? हाँ, फाटक बाहर से बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया था? जावेद जी सर। गेट बाहर से बंद कर दिया था? हाँ। वो क्लासरूम, मतलब जो क्लासरूम गिरा है, जब बच्चों ने शिकायत की तो क्लासरूम में बाहर से बंद कर दिया। हाँ। जिन 7 बच्चों की मौत हुई उसमें स्कूल में रसोइये का काम करने वाले श्रीलाल की 7 साल की बेटी भी थी। श्रीलाल वक्त रहते पहले ही बाहर रसोई से निकल गए थे, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। उन्होंने भी हादसे के लिए स्कूल के शिक्षकों को ही जिम्मेदार बताया है। टीचर लोग कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे? कुर्सियां बैठे था, नाश्ता कर रहा था। क्या खा रहे थे? हाँ, खा लेता पोहा जलेबी। पोहा और जलेबी खा रहे थे? खा लेता है। बच्चे अंदर थे? बच्चे अंदर। और बच्चों ने शिकायत भी की थी कि अंदर कंकड़ गिर रहा है। हाँ, 2 बच्चा कह रही, बच्चा ने बाद में से भी कलेक्टर साहब से की कि सर मैं दीदी कंकर कट गया, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे पड़ता हुआ वो पटक गया।
मदन दिलावर, जिन्होंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जब संभाली थी तब उन्होंने दावा किया था कि वो राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन झालावाड़ में हुए हादसे ने यह साबित कर दिया कि 1.5 साल बाद भी राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदला नहीं है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई और जो स्कूल हैं उनकी भी हालत बेहद खराब है। साल 2022 में राजस्थान में 71,245 सरकारी स्कूल थे। 2023 में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़कर 71,324 हो गई, लेकिन मदन दिलावर के शिक्षा विभाग संभालने के बाद सरकारी स्कूलों की संख्या घट गई है। 2024 में सरकारी स्कूलों की संख्या घटकर 68,544 पर पहुंच गई और इस साल राजस्थान में सिर्फ 65,270 सरकारी स्कूल रह गए। भजनलाल सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 69,389 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन इस भारी भरकम बजट के बावजूद राजस्थान के 2000 से ज्यादा स्कूलों की इमारत की हालत बेहद खराब रही। ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग खस्ताहाल है, छतें टूटी हुई जिनमें से प्लास्टर गिरता रहता है। राजस्थान के तकरीबन 11% सरकारी स्कूलों में बिना बिजली के ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। 10.6% स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के 12.9% सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं। 99.3% स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और 72.6% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। हमने राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत देश और प्रदेश के दर्शकों के सामने रख दी है, इस उम्मीद के साथ कि इस हादसे के बाद सरकार सबक लेगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, जर्जर स्कूल भवनों को जल्द ही ठीक किया जाएगा और शिक्षा मंत्री को खुद पर थोड़ी शर्म आएगी और दोबारा जब बच्चों की चिता जल रही हो तो अपना स्वागत सत्कार कराने के लिए वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान से अब रुख कर लेते हैं बिहार की, जहां एक वक्त पर नारे लगते थे नीतीश सबके हैं, लेकिन इस वक्त सबसे मौजूद सवाल है चिराग किसके हैं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की बात कर रही हूं, जो केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। चिराग ने बीते कुछ दिनों से बिहार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असहज कर दिया है। ऐसे में प्रश्न यह है कि आखिर चिराग के मन में चल क्या रहा है, क्या वो एनडीए छोड़ने वाले हैं? इन दोनों ही सवालों के जवाब आपको सिर्फ 20 सेकंड के उस बयान में मिल जाएगा जो आज ही चिराग पासवान की ओर से दिया गया है, जिस पर बिहार की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। चिराग पासवान का इकलौता विधायक जेडीयू में शामिल होकर मंत्री बन चुका है, लेकिन चूंकि चिराग की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में तकनीकी रूप से वो सरकार का समर्थन जरूर कर रहे हैं। अब सवाल यह है फिर वो नीतीश सरकार को इस तरह से कटघरे में क्यों खड़े करते जा रहे हैं? विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस की बोली चिराग क्यों बोल रहे हैं? इसकी तह में जाएंगे तो जवाब में आपके सामने 10 सवाल आएंगे। क्या वाकई चिराग बिहार में बढ़ते अपराध से चिंतित हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ना चाहते हैं या फिर वो एनडीए में ज्यादा सीट चाहते हैं? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखने लगे हैं या फिर वो नीतीश कुमार से बदला लेना चाहते हैं? क्या चिराग एक बार फिर से अकेले चुनावी मैदान में जाएंगे या चिराग के मन में पाला बदलने का विचार है? क्या चिराग महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं या फिर वो प्रशांत किशोर से हाथ मिलाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही हाल के दिनों में एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है क्या चिराग के विरोधी सुर किसी गेम प्लान का हिस्सा हैं? यकीनन इन तमाम सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। अभी आप बिहार की बदहाल होती कानून व्यवस्था पर चिराग की चिंता पर पक्ष और विपक्ष का सियासी चिंतन देखिए। लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। मीडिया में बयान नहीं, फोन उठाइए, अमित शाह जी से कहिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बिहार में हो जो नॉलेज करे कि यहाँ कानून व्यवस्था जमीन पे पड़ी है। ये राजनीति जीवन बहुत बड़ा है।
लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता है। हालात से शर्म महसूस होती है तो शर्म पे सत्ताधारी क्यों है? सत्ता को त्यागिए और बिहार को अपराध मुक्त कराइए। चिराग पासवान जी, मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। कभी के समझाने की बात क्या है? परिपक्व नेता है हमारे, समझाने की क्या बात है? ये अवसर है। मैंने क्या कहा, जब हवा का थोड़ा तेज हवा भी झोंका आ जाता है तो आपस में डाली जो है ना टकरा जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। वारदात की बढ़ती घटनाओं से नीतीश के सुशासन पर सवाल खड़े हुए रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को बिहार सरकार को घेरने का मौका मिला है। एनडीए वाले अक्सर लालू राबड़ी के राज की बदतर कानून व्यवस्था को जंगल राज का नाम देते हैं, लेकिन अब जवाब में मौजूदा सरकार को भी महाजंगल राज और राक्षस राज जैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि विरोधी तो छोड़िए, नीतीश के सहयोगी चिराग भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चिराग एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में गठबंधन धर्म का तकाजा है कि वो सरेआम सवाल उठाने के बजाय बंद कमरे में अपनी चिंता जताएं, लेकिन हो उल्टा रहा है। वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार नीतीश को मुश्किलों में डालने वाले बयान दे रहे हैं। जुलाई के महीने में ही उनके 2 बड़े बयान सामने आए, सुनाते हैं आपको। चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं। चिराग पासवान कह चुके हैं कि उनका दिल्ली की राजनीति में ज्यादा मन नहीं लगता, वो बिहार लौटना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। चिराग खुद भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, वो भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से नहीं बल्कि किसी सामान्य सीट से। चिराग लोकसभा की तर्ज पर बिहार विधानसभा के चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट दोहराने का दावा कर चुके हैं। बिहार के पिछले 2 चुनाव में आपको चिराग की सफलता दर दिखाएं, उससे पहले आप सुनिए आज गया जी में चिराग पासवान की नव संकल्प सभा में कैसे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। बिहार के मुख्यमंत्री कैसा है? 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 अब इस नारे के कितने करीब पहुंचेंगे चिराग पासवान, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप बीते 2 चुनाव में उनकी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जरूर देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में चिराग की पार्टी को 5 सीटें मिली और 5 पर उनके उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। लेकिन हकीकत यह भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था। 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत पाए सिर्फ 1। इस तरह से स्ट्राइक रेट विधानसभा में 0.74% का था। ऐसे में सवाल यह है, क्या चिराग एक बार फिर से अकेले लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अब पासवान का चिराग राजनीति का कितना जलता रहेगा? चिराग पासवान अगला कदम क्या उठाएंगे? नीतीश को बार बार कटघरे में खड़ा करके चिराग पासवान क्या संदेश देना चाहते हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं। आगे आने वाले वक्त में एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए, हिंदी वर्सेस मराठी का जो विवाद महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से चला रहा था, उसमें अब नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र में अब सिर्फ हिंदी बोलने नहीं बल्कि गुजराती लिखने वालों के खिलाफ भी राज ठाकरे की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी पर उतारू हैं। कुछ तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे से आई हैं। इस हाईवे पर खाने पीने की कई दुकानें हैं जिन पर गुजराती भाषा का बोर्ड लगा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गुजराती में लिखे गए बोर्ड या तो गिराए जा रहे हैं या फिर तोड़े जा रहे हैं। काठियावाड़ी नाम से इस हाईवे पर खाने पीने की कई बड़ी दुकानें हैं। उन्हें दुकानों पर एमएनएस कार्यकर्ता जबरदस्ती ये बोर्ड तोड़ते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। होटल न्यू काठियावाड़, गिरनार काठियावाड़,
कैलाश सरोवर रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड को राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने उतार दिया या फिर तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि इन बोर्ड्स पर नाम गुजराती में लिखे थे। गुंडागर्दी पर उतारू एमएनएस के कार्यकर्ता दुकानदारों को धमका रहे हैं कि अपनी अपनी दुकानों पर साइन बोर्ड सिर्फ मराठी में लगाएं, किसी दूसरी भाषा में नहीं लगाएं। मला आमच्या पक्षाचे नेते अविनाश जाधव यांनी आत्ताच सांगितलं, निरोप दिला आहे की गुजरात हायवेला ज्या गुजराती पाट्या लागलेल्या आहेत त्या जाता जाता सगळ्या साफ करून जायचे आहेत, असं त्यांनी मला आदेश दिलेला आहे। आज गुजरात हायवेवरती जे काही गुजराती, तमिळ, मद्रासी ज्या काही पाट्या आहेत त्या कुठल्याच पाट्या दिसणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ। आपण आपली भाषा टिकवणं गरजेचं आहे आणि जर हे बाहेरचे उपरे येऊन जर या ठिकाणी अशी कामं करत असतील, त्यांच्या राज्याचे भाषा या ठिकाणी वापरत असतील तर ती आम्ही पुसण्याचं काम करणार। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन इस मुंबई और उसके आसपास के इलाके को वोट बैंक की राजनीति के लिए निशाना बनाया जा रहा है। मराठी भाषा में बोर्ड लगाना महाराष्ट्र में अनिवार्य है, लेकिन इस कानून को पालन कराने का काम किसी नेता का है या सरकार और प्रशासन का? आखिर हाथ में कानून क्यों? पहले हिंदी पढ़ाने को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने नफरत की नींव रखी, उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया, मारपीट की, और अब राज ठाकरे और उनके समर्थकों का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो महाराष्ट्र में और किसी भाषा को, किसी बोली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले हिंदी बोलने वालों से मारपीट की दर्जनों तस्वीरें आपको हम दिखा चुके हैं। यह सिलसिला अब भी थमा नहीं है। फिर राजस्थानी दुकानदारों को निशाना बनाया गया, उनसे मारपीट की गई, जिसको लेकर अच्छा खासा बवाल हुआ था। अब राज ठाकरे की पार्टी की ओर से पड़ोसी राज्य गुजरात की भाषा को टारगेट किया जा रहा है, जबकि मराठा राजनीति करने वाले महाराष्ट्र के बड़े नेता कई मौकों पर जय गुजरात के नारे लगाते हुए दिखाई दे चुके हैं। हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से, एक तो अभी डिप्टी सीएम भी हैं, उनकी ओर से जय गुजरात का नारा भी लगाया जा रहा है, लेकिन अपनी सस्ती और छीछेदार सियासत को चमकाने के लिए राज ठाकरे के गुंडों की ओर से लगातार दूसरी भाषा बोले जाने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है, मुंबई और आसपास के उपनगरों में मराठी बनाम गुजराती का विवाद इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? असल में मुंबई की सियासत में गुजराती वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। मुंबई में करीब 17% गुजराती वोटर हैं। गुजराती वोटर 40 वार्ड में जीत हार तय करते हैं। मुंबई में कारोबार पर गुजरातियों का दबदबा है। शेयर बाजार में 4000 गुजराती स्टॉक ब्रोकर हैं। हीरा कारोबार में बड़ी संख्या में गुजरात के लोग शामिल हैं। ये गुजराती वोटर मुंबई और आसपास के उपनगरों में बीजेपी के पक्के वोट बैंक माने जाते हैं। बीएमसी में गैर मराठियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर राज ठाकरे और उद्धव की कोशिश मराठी वोटरों को अपने पाले में करने की है। विधानसभा चुनाव में मराठी वोटरों ने मुंबई में बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। विधानसभा चुनाव के नतीजों को डिकोड करेंगे तो पाएंगे कि उद्धव और राज से ज्यादा शिंदे पर मराठी वोटरों ने अपना भरोसा जाहिर किया। अब जब से राज और उद्धव साथ आए हैं, तब से उनकी कोशिश मराठी वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की है, लेकिन इनके पास कोई रोड मैप नहीं है मराठी मतदाताओं के लिए। उनकी जिंदगी कैसे बेहतर की जाए, उनके हाथों में कितने पैसे दिए जाएं, वो किस तरह से और सशक्त हों, उनके बच्चे आगे और कैसे पढ़े लिखें, इसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को टारगेट करके, डर दिखाकर ये लोग अपनी सस्ती राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है जिसमें ये फूट डालो और राज करो की सियासत अपना रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच वैसे तो विवाद बहुत पुराना है, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी बनाने में गुजरातियों का बड़ा योगदान है। बावजूद इसके मराठी बनाम गुजराती का नया राउंड महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। दरअसल 1960 में भाषा के विवाद पर महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। अलग राज्य को लेकर दोनों जगह तब काफी बवाल मचा था। दोनों ही राज्य तत्कालीन बॉम्बे प्रांत का हिस्सा थे। गुजराती लोग बंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के विरोध में थे, लेकिन तब का बंबई, जिसे आज हम और आप मुंबई के नाम से जानते हैं, वो महाराष्ट्र का हिस्सा बना। मराठी बोलने वालों की संख्या यहां शुरू से ही सबसे ज्यादा है। अब आपको महाराष्ट्र में इस भाषा विवाद से जुड़ी दो वायरल तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर गुजरात के रापड़ से बीजेपी विधायक वीरेंद्र बहादुर सिंह के जनसंपर्क दफ्तर की है, जो उन्होंने नवी मुंबई में खोल रखा है। इस दफ्तर पर जो बोर्ड लगे थे वो गुजराती में लिखे हुए थे। एमएनएस के विरोध के बाद इस बोर्ड को पिछले दिनों बदला गया है। और दूसरी तस्वीर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक पुराना लिफाफा वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा है कि हिंदी देश को जोड़ती है, इसे प्रयोग में लाएं।
ये दोनों तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। फूट डालो और राज करो की सियासत इस देश के किसी भी कोने में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आम लोगों को लड़ाकर जो अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, उनसे जनता दूरी बनाकर रखे, वही अच्छा है। और ऐसे लोगों को भी समझना होगा कि जनता के भले के लिए काम करें, उन्हें बांटने के लिए मैदान मत सजाएं। आगे बढ़ते हुए अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। गंगा गरज रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी में उफान है और इस उफान का सबसे बुरा नतीजा बिहार के आरा के लोग भुगत रहे हैं। आरा, जो पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है, उसी आरा के पास में एक गांव है जवैनिया। गांव के ज्यादातर घर इस वक्त गंगा में समा चुके हैं। पिछले 3-4 दिनों से ऐसी तस्वीरें इस गांव से सामने आई हैं जिससे देखकर आप हैरान और परेशान दोनों होंगे। कैमरे पर गांव के 300 घर गंगा की गोद में समा चुके हैं। गंगा में एक गांव की जल समाधि की तस्वीरें बेचैन करती हैं। कुछ इस तरह पैरों तले जमीन जलमग्न हो रही है और लोगों की सर से छत उजड़ रही है। 300 से ज्यादा घर अब तक जल समाधि ले चुके हैं और अभी न जाने कितने और घर कुदरत के इस कहर के सामने सरेंडर करेंगे। तस्वीरें बिहार के आरा में मौजूद जवैनिया गांव की हैं, जहां बीते 4-5 दिनों से गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने तबाही मचा दी है। जिस शख्स ने अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिस घर में काटा, उसी को ज्यादातर लोग अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस तस्वीर का इन लोगों को इंतजार था, वो इनके कैमरे में कैद हो जाती है। इमारत का आधा हिस्सा थरथरा कर गिर जाता है। जवैनिया गांव में आई इस आपदा के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक ग्राउंड जीरो पर पहुंची। पिछले 3-4 दिनों से भीषण कटाव हो रहा है, कटाव जारी है। कई मकानें गंगा नदी में विलीन हो चुकी हैं। नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों में जो है वो भय का माहौल है। जो जानकारी मिल रही है, लगभग 500 परिवार जो हैं वो बेघर हो गए हैं। हर साल जो है यहाँ पर जो ये स्थिति जो है देखने को मिलती है, लेकिन इस बार स्थिति और भयावह है। गाँव के लोग जो है डरे सहमे हुए हैं। उनका जो मकान है वो जो है गंगा नदी में समा चुका है। कुदरत के सामने लोगों की बेबसी की गवाही देती ये तस्वीर देखिए। घर में उफनती गंगा मैया प्रवेश कर चुकी हैं। एक महिला और बच्ची टकटकी लगाकर आखिरी बार अपना घर देख रहे हैं। अगले कुछ पल में बड़ा हिस्सा कटान में डूब जाता है। ताश के पत्तों की तरह लोगों की आशियाने चंद सेकंड में पानी में स्वाहा हो रहे हैं। कहीं छत गिर रही है तो कहीं पूरी की पूरी दीवार ढह जा रही है। जवैनिया गांव में ज्यादातर घर इसी तरह जमींदोज हो चुके हैं। जो बचे हैं वो डूबने की कगार पर हैं। यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। भीषण कटाव जो है यहाँ पे हो रहा है। कई परिवार जो हैं वो बेघर हो गए हैं। ये लोग चाहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है निकले। लोग बेहद दुखी भी हैं। वो कह रहे हैं कि मेहनत करके कमाए, अपना घर बनाए। हम लोग के सामने जो है वो हम लोगों का घर जो है वो नदी में बह रहा है। ये देखिए ना, ये जो घर है कभी भी गंगा नदी में जो है ये मकान जो है समा सकती है। देखिए लोग यहाँ पे मकान को जो है वो खाली कर दिया। हम निरंजन से कहेंगे कि आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए लोग यहाँ से जो है जा चुके हैं, क्योंकि ये अब रहने लायक नहीं है। उफनती गंगा के सामने इन घरों ने कैसे सरेंडर किया, उसकी एक और लाइव तस्वीर देखिए। महज 3 से 4 सेकंड में पूरा का पूरा घर ढह गया। घर ही नहीं, कटान से पैरों तले जमीन खिसकने की लाइव तस्वीरें भी जवैनिया से सामने आई हैं। कटान में घर गंवा चुके जवैनिया गांव के लोग अब जान बचाने का जतन कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और बड़े बुजुर्ग रेस्क्यू कैंप में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो हर चीज़ का है सर।
अब घर ही चला गया है तो अब परेशानी है, रहने का परेशानी, खाने का परेशानी, सब कुछ का परेशानी है। परेशानी तो बहुत हो रही है यहाँ। परेशानी तो पूरा मकान ढह गया, पूरा इतना परेशानी है कि तो कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उचित जगह दिया जाए और पैसा दिया जाए कि वो अपना घर मकान बना सके और सरकारी ज़मीन मुहैया कराया जाए। सब बह गया, सब। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। लोग अब स्थायी समाधान चाहते हैं, क्योंकि बीते 3-4 साल में बरसात में जवेनिया गांव के हालात बद से बदतर ही हो रहे हैं। प्रशासन इनके सुध पता नहीं कब लेगा, लेकिन स्थानीय लोग खुद कटाल से बचने का देसी जुगाड़ तलाश रहे हैं। यहाँ पे बोरियां नजर आ रही हैं, उसके अंदर जो है वो बालू है। नदी के किनारे बालू से भरी बोरियां रखी जाएंगी। यह बाढ़ के पानी को रोकने और कटाव से बचाने के लिए जो है वो किया जाता है, क्योंकि लगातार जो है इस गांव में कटाव हो रहा है, लोग ऊंचे स्थानों पे पलायन को मजबूर हैं। इसी बीच ये कदम उठाया जा रहा है ताकि जो कटाव है उसको रोका जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर की, जहां 25 साल की बीडीएस छात्रा कॉलेज प्रशासन से हार गई, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकाई है। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में जो लिखा है वो झकझोरने वाला है। उदयपुर में इंसाफ की मांग के साथ छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। अपनी क्लासमेट श्वेता सिंह को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीते 2 दिनों से उदयपुर में जस्टिस फॉर श्वेता की गूंज तेज है। गुरुवार की रात श्वेता सिंह ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। 25 साल की श्वेता पैसिफिक डेंटल कॉलेज में बीडीएस की छात्रा थी। श्वेता के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें कॉलेज प्रशासन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लिखे थे। 2 साल से डेंटल स्टाफ नैनी और भगवंत सर टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे बैचमेट को इंटर्नशिप करते हुए 2-3 महीने हो गए, लेकिन हमारा अभी फाइनल ईयर का फर्स्ट इंटरनल हो रहा है। हमारे करियर की ऐसी तैसी कर दी है। पैसे लेकर न जाने कितने बच्चों को, जो कॉलेज भी नहीं आए, उनको पास कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने आरोपी स्टाफ को हटा दिया, लेकिन छात्रा के परिजन आज शव लेने पहुंचे और कॉलेज प्रशासन पर जमकर बरसे। मेरे बेटे ने जो कुर्बानी दी है, आइंदा सर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सर ऐसी मिसाल होनी चाहिए कि कभी किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा मिसाल डिमांड ना करे। कोई भी अगर डिमांड करेगा तो पेरेंट्स के साथ करे। पेरेंट्स किस लिए है? बच्चों को क्यों टॉर्चर करते हो? चाहे वो गरीब बच्चा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, तो पेरेंट्स को बोलो ना। अब गरीब बच्चे को क्या क्या बोलोगे? गरीब बच्चों को किस लिए आप टॉर्चर करते हो? कॉलेज के छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और कॉलेज परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। गुस्साए छात्रों से मिलने खुद कॉलेज के चेयरमैन को आना पड़ा और मौके पर ही प्रिंसिपल की क्लास लगाई। ये छोटी बात नहीं है। जानकारी मिली है कि श्वेता सिंह ऑड बैच की स्टूडेंट थी। ऑड बैच यानी 75% से कम उपस्थिति, जिस वजह से छात्र परीक्षा नहीं दे पाते। नियमानुसार ऐसे छात्रों की 6 महीने में परीक्षा करवानी होती है। बताया जा रहा है कि बीते 1.5 साल से कॉलेज प्रशासन से एग्जाम की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद श्वेता सुसाइड करने को मजबूर हुई। लेकिन अगर वाकई फेयर इंक्वायरी होती है और उसमें वो मुलव्वस हैं, उनकी वजह से हमारी बेटी ने अगर जान दी है, तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा टॉर्चर करने से पहले 1000 बार सोचे। मृतक छात्रा श्वेता सिंह जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। उनके पिता पुलिस सेवा में हैं। बताया जा रहा है कि श्वेता उनकी इकलौती बेटी थी। इधर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की पहचान साइबर सिटी के तौर पर है, लेकिन इन दिनों इस शहर को कूड़ा ग्राम कहा जाने लगा है। हुआ यह है कि अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की तलाश के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है और इसके चक्कर में शहर के सफाई कर्मी गायब हो गए हैं। नतीजा यह हुआ है कि गुरुग्राम में कूड़ों का अंबार लग गया है। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल की यह रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी बन गई है कूड़ा सिटी। सड़कों पर जमा हो गया है कचरों का ढेर। बदबू से परेशान हो रहे हैं हाईटेक शहर के लोग। ये दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीरें हैं।
कहने को तो ये शहर आलीशान इमारतों और मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर के लिए मशहूर है। स्वच्छता की रैंकिंग में 41वां नंबर है, लेकिन आज इसकी पहचान कूड़े वाले शहर के तौर पर हो रही है। ये दिस इज टेरिफिक। ये तो मैं ऐसे रुकना पड़ा मुझे, बिकॉज आई हैव नेवर सीन सो मच ऑफ गार्बेज पाइल्ड इन वन प्लेस एंड स्टिंक इज अनबेरेबल। बताया जा रहा है कि प्रशासन की एक मुहिम ने शहर की सूरत के साथ यहाँ की आबो हवा खराब कर दी है। बांग्लादेशियों की पहचान के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी खामियों ने सफाई करने वाले मजदूरों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कूड़ा ले जाने वाली गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अहमद बिलाल ने गुरुग्राम जाकर शहर की तस्वीर देखी है। उन लोगों से बात की जो साफ सफाई के काम से जुड़े हैं। आप लोग बांग्लादेशी हो, हम बांग्लादेशी तो हम तो है नहीं, सब कुछ प्रूफ हमारा है, जितना भी कागज है सब कुछ है हमारा। फिर भी बोलता तुम लोग बांग्लादेशी, हम बांग्लादेशी है तो फिर प्रूफ करो, हम प्रूफ दे देंगे। घर से हो या ऐसे हो, तो फोन पे बात भी नहीं करने दिया किसी को। मोबाइल ले लिया, उसका मोबाइल सब पर अपडेट कर दिया। सर हमारा क्या कमी है कागज में? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, जन्म सर्टिफिकेट है, तो उसमें कुछ कमी तो बताएगा। समझ के ही बात, इसीलिए वो बांग्ला बात जो बोलता है ना, बांग्ला लैंग्वेज में बात करता है ना, इसीलिए। इस कच्ची बस्ती में बहुत से ऐसे हैं जो बांग्ला बोलते हैं। उनका दावा है कि वो पश्चिम बंगाल से हैं, लेकिन उनके बीच ये डर फैल गया है कि कहीं उन्हें बांग्लादेशी समझकर पुलिस यहाँ से भेज न दे। 70 परिवार इस पलराधारी बस्ती में रहते थे। अब 50 से ज्यादा परिवार ताला लगाकर चले गए हैं। सोसाइटी में काम करने वाली महिला मेट के बीच ये डर वायरल है। बंगाली में बात करती है, इसलिए उठा के लेके जाती है। कोई डॉक्यूमेंट्स देती है, सुनता नहीं है, फिर भी पकड़ा के लेके चले जाती है। बांग्लादेश का है, हम लोग थोड़ी बांग्लादेश का है। रात को जाती हूँ घर से, यहाँ से काम करके, रास्ते में डर लगती है। आदमी लोग काम पे जाती है, सारे घर में आती है, तो फिर हम लोग नींद नहीं होती है। मैं देखती रहती हूँ कब आए कब आए कब आए। मुझे आगे ठकठका रहे हैं, आदमी को उठा के लेके जा रहे बिना बात के। उनका आईडी दिखा रहे, आईडी चेक करने आए हो, आईडी चेक करो। डर ऐसा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इनका डर ये है कि ये लोग अगर अपने गांव चले गए तो खाने पीने से लेकर साफ सफाई तक का संकट गहरा जाएगा। कई सोसाइटी में कूड़ा इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। पूरा गुड़गांव इन लोगों पे डिपेंडेंट है ना, हाउस कीपिंग वगैरह ये सब। अगर ये नहीं आएंगे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, गुड़गांव पूरा गंदा हो जाएगा। ये कहते हैं कि आम लोग ऐसे ही आ रहे हैं और घर में हमारे घुस रहे हैं, जेंट्स को पकड़ के और गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं। तो ये डरते ये लोग फिर छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बार बार। पुलिस बांग्लादेशियों की पहचान के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर वेरिफिकेशन का काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों से अभियान चल रहा है। कुछ बांग्लादेशियों को हिरासत में भी लिया गया है। और अब आज का जनहित मंत्र। मशहूर शायर निदा फाजली की लाइनें हैं। दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। जनहित में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।